बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज करेंगे 12.2। जितने भी हमारे सिलेबस में क्वेश्चंस इंक्लूड हैं वो सब क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे। 1 से 12 तक, 17 से 22 एंड 25 से 40 ये क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में इंक्लूड हैं और यही क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे, हमने लास्ट लेक्चर में कुछ डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, उसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये सब आज हम अपनी एक्सरसाइज में लिखेंगे। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट u3 - 2v = -2 5 फाइंड कंपोनेंट फॉर्म फाइंड करनी है और उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो हमारे पास जो फर्स्ट दिया हुआ है वेक्टर 3u, इसकी हम कंपोनेंट फॉर्म लिखेंगे। 3 को u वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी फॉर्म आएगी वो इसकी कंपोनेंट फॉर्म होगी। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड का हमें आपको फॉर्मूला बताया गया है। जैसे कि आपको एक फॉर्मूला बताया गया था मैग्नीट्यूड निकालने का कि u की मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होती है u1 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। ठीक है, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ पर अप्लाई की है कि 3u की मैग्नीट्यूड निकालनी है तो इसके फर्स्ट वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके सेकंड वाले कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है 3√3 है। नेक्स्ट हमारे पास है 2 से 8 तक क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट है फाइंड द कंपोनेंट फॉर्म ऑफ द वेक्टर पी क्यू को हमने इसकी कंपोनेंट फॉर्म में लिखना है। तो पहले तो हमारे पास जो पी वेक्टर है वो खुद भी एक कंपोनेंट फॉर्म में है 1 और 3, क्यू वेक्टर भी एक कंपोनेंट फॉर्म में है 2 - 1। हमने पी क्यू फाइंड आउट करना है और पी क्यू फाइंड आउट कैसे करते हैं, क्यू में से पी वाली टर्म्स को माइनस कर देते हैं। अब क्यू वाली जो वेक्टर था वो मैंने पहले लिखा है, माइनस पी वाला वेक्टर लिखा है, तो इसको माइनस कैसे करेंगे, 2 - 1 -1 - 3, यानी कि जो क्यू वाला वेक्टर है उसके फर्स्ट कंपोनेंट को पी वाले फर्स्ट कंपोनेंट में से माइनस करेंगे और जो क्यू वाला सेकंड कंपोनेंट है उसको पी वाले के सेकंड कंपोनेंट से माइनस करेंगे तो हमारे पास एक आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी कंपोनेंट फॉर्म है पी क्यू की। In the similar way, the vector OP, where O is the origin and P is the midpoint of the segment RS, where R is equal to 2 - 1, S is equal to -4 - 3। आपने कंपोनेंट फॉर्म निकालनी है OP की, ठीक है, और O आपके पास ओरिजिन है, P आपको पॉइंट दिया नहीं हुआ, P आपने खुद निकालना है, लेकिन P के बारे में एक इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है कि P मिड पॉइंट है एक लाइन RS का। मिड पॉइंट आपको निकालना सिखाया गया है। मिड पॉइंट का भी फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि जो मिड पॉइंट है पी वो कैसे निकालते हैं, वो हम ऐसे निकालते हैं x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ठीक है, मिड पॉइंट निकालने का ये फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ पर हमारे पास जो x1 है वो 2 है, -1 जो है वो y है, और जो x2 है वो -4 है और जो y2 है वो 3 है। तो हम इस पे आगे देखें कि हम मिड पॉइंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा -1 और 1। अब हमने OP निकालनी है। यहाँ पर बच्चे कंपोनेंट लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड नहीं, अभी हम निकाले, अभी हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर आप कंपोनेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो OP को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि P में से O को माइनस करेंगे, तो P में से O को माइनस करेंगे तो P के फर्स्ट कंपोनेंट को O के फर्स्ट कंपोनेंट से माइनस करेंगे। तो P का फर्स्ट कंपोनेंट है -1, O का फर्स्ट कंपोनेंट है 0। इसी तरह P का सेकंड कंपोनेंट है 1 और O का सेकंड कंपोनेंट है 0। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो -1 0 ही आंसर आ जाएगा। तो द वेक्टर फ्रॉम द पॉइंट A टू द ओरिजिन। अब हमने A टू ओरिजिन फाइंड आउट करना है, मतलब कि आपने AO फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है आप O में से आपने A को माइनस करना है, तो O में से A को माइनस करेंगे तो आपके पास -2 -3 आ जाएगी। ये बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपने एक वेक्टर निकालना है फ्रॉम ओरिजिन टू किसी एक पॉइंट A तक, तो उसमें हमने O कब लिखना है और P कब लिखना है, और जब हम किसी पॉइंट A से ओरिजिन पर जाते हैं तो तब आपने कैसे वो पॉइंट लिखना है। तो इसको ये बहुत मैटर करता है क्योंकि वेक्टर्स में ना
ये साइन ये जो जब हम ओ ए लिखते हैं या ए ओ लिखते हैं तो इससे फ़र्क पड़ता है। यहाँ पर हम ओ ए इज़ इक्वल टू ए ओ नहीं कह सकते कि ये बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है सम हमने करना है ए बी का प्लस सी डी, वेयर ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास है 2 माइनस 0 और सी और डी की गिवन है। तो हमने इन दोनों का सम निकालना है ए बी और सी डी का। तो उससे पहले हमें ए बी और सी डी पता होने चाहिए, तो इन द सिमिलर वे हम ए बी और सी डी निकाल लेंगे। जब निकल आएगा फिर हम इन दोनों का सम कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच वेक्टर इन द फॉर्म वी। इस वेक्टर की शक्ल में आपने अपने जो वेक्टर्स हैं उसको एक्सप्रेस करना है आई जे के की फॉर्म में, और आपको पॉइंट्स दे दिए गए हैं और आपने P1 P2 वेक्टर निकालना है। तो पहले पी क्यू को आई जे के फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो ये हमारे पास जो पी पॉइंट था वो है 5 7 -1। तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे 5i + 7j - k, और P2 को कैसे लिखेंगे 2i + 9j - 2k। तो P1 P2 का अगेन मतलब क्या होगा कि P2 में से P1 माइनस करना है। तो P2 आपके पास उसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, P1 का फर्स्ट कंपोनेंट 5, तो 2 - 5 i को बाहर लिख दें। इसी तरह 9 - 7 j को बाहर लिख दें, -2 + 1 k को बाहर लिख दें। सॉल्व करेंगे तो आपके पास आई जे के की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। 18 से 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। एक्सप्रेस ईच वेक्टर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हर वेक्टर को कैसे एक्सप्रेस करना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ आपने वेक्टर को कैसे शो करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन, यानी कि वेक्टर ऐसे लिखेंगे कि उसकी लेंथ और उसकी लेंथ और उसकी डायरेक्शन जो है वो प्रोडक्ट की फॉर्म में हो। तो आपके पास ये वेक्टर दिया हुआ है 2i + j - 2k, इसको आपने एक्सप्रेस करना है इन द एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन। तो हमें इसकी लेंथ और डायरेक्शन का पता होना चाहिए। जब इसकी लेंथ और डायरेक्शन निकालेंगे तो इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दें तो आपको आपका जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर आप दे चुके होंगे। तो लेंथ इसकी कैसे निकालते हैं अभी हमने पढ़ा है पीछे कि लेंथ निकालने के लिए आप इसको इस फॉर्म में लिखते हो मैग्नीट्यूड की शक्ल में, और फिर क्या करते हो स्क्वायर रूट के अंदर उसके फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो, उसके सेकंड कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो, उसके थर्ड कंपोनेंट का स्क्वायर लेते हो, और फिर जो आपके पास आंसर आता है वो उसकी लेंथ आ जाती है, विच इज़ 3। अब डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। डायरेक्शन आपको बताया गया था कि जब हमने किसी वेक्टर की डायरेक्शन को निकालना है तो हम ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं v/v की मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास जो v वेक्टर है वो ये वाला है। अब इसकी मैग्नीट्यूड चूँकि हम निकाल चुके हैं, यहाँ पर 3 थी, तो इसकी डायरेक्शन जो है वो किसके बराबर आएगी v/v की मैग्नीट्यूड। तो v आपके पास ये है तो इसको आप सेपरेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपके पास अकेली डायरेक्शन आई है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आई है यानी कि लेंथ आई है। तो जो आपका रिक्वायर्ड क्वेश्चन था वो ये था कि आपने प्रोडक्ट निकाली इन दोनों की। तो जब ये दोनों चीज़ें आ गई हैं तो इसकी आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं। ये नीचे इसकी प्रोडक्ट मेंशन की गई है। नाउ क्या लिखा गया है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ इट्स लेंथ एंड डायरेक्शन इज इक्वल टू 3 इसकी क्या है लेंथ है, और ये क्या है इसकी डायरेक्शन, इसकी प्रोडक्ट की है हमने। तो ये हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया है। तो 26 से 30 तक आपके सेम क्वेश्चन हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि फाइंड द वेक्टर्स हुज लेंथ एंड डायरेक्शन आर गिवन। आपने एक वेक्टर निकालना है जिसकी लेंथ और डायरेक्शन आपको दे दी गई है। अब लेंथ उसकी कितनी है 1/2, डायरेक्शन उसकी कितनी है ये वाली, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर वो किसके बराबर होता है, उसकी लेंथ को जब उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे अभी हम पीछे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसकी लेंथ को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करें, लेंथ और डायरेक्शन आपको दी हुई है तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर मिल जाएगा। लेंथ 1/2 है, डायरेक्शन इसकी ये है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिक्वायर्ड वेक्टर था v, ठीक है। तो इसी तरह आपके 32 से 40 क्वेश्चन जो हैं वो सिमिलर हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ये आपकी बच्चे एक्सरसाइज जो है वो 12.2 कंप्लीट है, ठीक है। आपने जो मैंने क्वेश्चंस आपके करने के लिए छोड़े हैं, एक मैंने एज अ डेमो आपको दिखा दिया है कि इसको ऐसे सॉल्व करना है, तो बाकी आप सिमिलर कर सकते हैं। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है।
जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। तो आपके पास दो वेक्टर्स होंगे u और v, उसकी डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखी जाएगी कि u का जो फर्स्ट कंपोनेंट है u वेक्टर का, उसको v वेक्टर के फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, प्लस u के सेकंड कंपोनेंट u2 को v के सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है, और इसी तरह u के थर्ड कंपोनेंट को v के थर्ड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करके इन्हें सबको ऐड करना है। ये हमारे पास डॉट प्रोडक्ट आ जाती है। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं, ये दो वेक्टर्स आपको दिए गए हैं, आपने इनकी डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखनी है। 1 को -6 से मल्टीप्लाई करना है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और -1 को -3 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 डायमेंशनल वेक्टर्स इज़ डिफाइंड इन अ सिमिलर वे। ये थी 3 डायमेंशनल में आप ये डॉट प्रोडक्ट, इसी तरह प्लेन में भी डॉट प्रोडक्ट सिमिलर ही होती है, लेकिन वहाँ पर बस ये है कि एक कंपोनेंट जो है वो मिस होता है। तो अब हम आ जाते हैं एंगल्स पर। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के दरमियान में एंगल कैसे डिफाइन होता है। देखिए बच्चे, जब भी एंगल्स जो है ना वो कब हम निकालते हैं, जब आपके दो वेक्टर्स जो हैं वो आपस में जब दो वेक्टर्स का जो इनिशियल पॉइंट है वो आपस में कंसाइड होता है, तो फिर जाहिर है उनके दरमियान में कोई एक एंगल बन रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये एक वेक्टर है v1, ठीक है, इसका ये इनिशियल पॉइंट है, एक मैंने ये वेक्टर ले लिया v2। अब ये v1 है, ये v2 है, ठीक है। अब देखिए इनके इनिशियल पॉइंट कंसाइड किए हैं, तो इनके दरमियान में कोई ना कोई एंगल थीटा बन रहा होना है, तो ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये एंगल थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन ये 0 और पाई के दरमियान में रहेगा कोई, ठीक है। तो कोज, ये बेसिकली थ्योरम भी है कि किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान में आप एंगल कैसे निकालते हो। कोज ऑफ थीटा इज इक्वल टू u1 v1 प्लस u2 v2 प्लस u3 v3 ओवर u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। यहाँ से थीटा इधर आने देंगे, कोस को इधर वाली साइड पर ले आएंगे तो कोस इन्वर्स हो जाएगा। अब आप ये जो ऊपर वाली चीज़ है u1 v1 u2 v2 प्लस u3 v3, इसको आप इस फॉर्म में भी तो लिख सकते हैं, जैसे अभी हम ऊपर उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं u डॉट v, तो इसकी जगह पर मैंने u डॉट v लिख दिया, नीचे u मैग्नीट्यूड और v मैग्नीट्यूड, ये इसकी सिंपल फॉर्म हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है कि फाइंड द एंगल। हम ये एक एग्जांपल कर सकते हैं, फाइंड द एंगल बिटवीन u एंड v। दो वेक्टर्स हैं, इनके दरमियान में आपने एंगल निकालना है, उसका फॉर्मूला जो है वो ये लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपने इसकी डॉट लेनी है, इनके अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके इसको सॉल्व करके कोस इन्वर्स ले लेना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके आपकी बुक में कुछ एग्जांपल्स हैं, ये भी एक जैसे एक एग्जांपल है, तो आपने इसका एंगल फाइंड आउट कर लेना है। फाइंड द एंगल थीटा इन द ट्रायंगल ए बी सी। ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो डायमेंशन बाय द डिटरमिन बाय द वर्टिसेस ए बी सी। आपने इस क्वेश्चन को खुद करना है। अगर ये थीटा लगा हुआ है बस सी पर, तो आपने सी ए पहले फाइंड आउट कर लेना है, सी बी फाइंड आउट कर लेना है। अब ये आपके पास दो वेक्टर्स होंगे, तो आपने इसके अकॉर्डिंग, यानी कि अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, कोस थीटा इज इक्वल टू सी ए डॉट सी बी डिवाइडेड बाय सी ए की मैग्नीट्यूड सी बी की मैग्नीट्यूड। ये आपने फाइंड आउट करना है, मतलब ये फॉर्मूला लगेगा जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर अब आप सी बी आपको पता होना चाहिए आपने कैसे निकालना है, सी ए आपको पता होना चाहिए, सी बी आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है, जबकि ए बी सी आपको दे दिए कि अब सी ए कैसे निकालना है। इसका मतलब है आपने ए वाले में से सी वाले को माइनस करना है। सी बी कैसे निकालना है, आपने बी में से सी को माइनस करना है। फिर आपके पास जब सी ए और ए बी सी बी आ जाएगा, फिर आप उसको फॉर्मूले में पुट करके इसका एंगल थीटा निकाल सकते हैं। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब क्या होता है। परपेंडिकुलर का मतलब तो आप पहले जानते हैं ना कि दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर कब होती हैं, जब वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। अब ऑर्थोगोनैलिटी क्या होती है वेक्टर्स की, वो भी बेसिकली यही है कि टू वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल कब होते हैं, अगर उनके दरमियान में एंगल 90 का हो, ठीक है। तो अगर उनके दरमियान में एंगल 90 का होगा तो वो दोनों जो हैं वेक्टर्स आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कैसे, अब देखिए बच्चे, जब हम ये इसी वाले फॉर्मूले की बात करते हैं, ये जो हमारे पास फॉर्मूला था यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ।
जो हमारे पास फॉर्मूला था कोस थीटा इज इक्वल टू u1v1 प्लस u2v2 प्लस u3v3 डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। अगर मैं यहाँ पर थीटा 90 रखती हूँ तो कोस थीटा मतलब कोस 90 क्या होता है 0 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ रह जाएगा u1v1 प्लस u2v2 प्लस u3v3 डिवाइडेड बाय u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जब ये u मैग्नीट्यूड v मैग्नीट्यूड इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी ये भी 0 हो जाएंगी, तो आपके पास रह क्या जाएगा, आपके पास क्या रह जाएगा, बस u1 आपके पास रह जाएगा u1v1 प्लस u2v2 प्लस u3v3 इज इक्वल टू 0। और इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट u डॉट v इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब क्या चीज़ मेंशन हुई कि अगर दो वेक्टर्स जो हैं उनके दरमियान में एंगल 0 का हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आती है। तो आप ये कह सकते हैं कि व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इफ़ एंड ओनली इफ के साथ है। ये रिज़ल्ट भी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। आपसे कोई पूछ सकता है कि दो वेक्टर्स कब परपेंडिकुलर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं जब उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है देन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, या ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। नेक्स्ट आपके पास है टू डिटरमिन इफ़ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल कैलकुलेट देयर डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी आपसे कहा जाएगा कि डिटरमिन करें या बताएं कि दो वेक्टर्स ऑर्थोगोनल हैं, तो आपके माइंड में एक ही बात आ जानी चाहिए कि हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट को 0 के बराबर लेकर आना है। अगर उन दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आ जाएगी तो उसकी ऑर्थोगोनैलिटी प्रूव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर जो एक u वेक्टर दिया हुआ है, v दिया हुआ है, तो ये ऑर्थोगोनल है। क्यों? क्योंकि इनकी डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये भी कुछ क्वेश्चन हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो ये है कि 0 इज़ ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर u। 0 वेक्टर हर वेक्टर पर ऑर्थोगोनल होता है, यानी कि 0 का हर वेक्टर u के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 आता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कैसे 0 आ सकता है। जब अब ऑब्वियसली जब कोई से भी दो वेक्टर्स आप ले रहे हैं, आप उनकी डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका आंसर 0 आ रहा है, तो इसमें ये बात श्योर है कि उन दो वेक्टर्स के दरमियान में जो एंगल होना है वो 90 का होना है। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। तो 0 वेक्टर को तो आप जिस मर्जी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें, आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसका मतलब है 0 का हर वेक्टर v के साथ एंगल जो है वो 90 का बनता है। ठीक है, इसको अगर दूसरे वे में आपने देखना है तो। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, तो बहुत इजी हैं, तो आप इनको प्रूव भी कर सकते हैं। ये मैंने आपके लिए छोड़ी हैं, डू योर सेल्फ। नेक्स्ट है जी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर्स। प्रोजेक्शन का मतलब होता है साया, तो वेक्टर का साया हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u जो कि मेरे पास है यहाँ पर पी क्यू, ये मैंने लिखा हुआ है इधर, ऑन टू नॉन ज़ीरो वेक्टर v इज़ इक्वल टू पी एस। हमने u का प्रोजेक्शन v पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो कैसे हम निकालते हैं, जब भी हमने एक वेक्टर का प्रोजेक्शन निकालना होता है दूसरे वेक्टर पर, तो हम उस वेक्टर के एक पॉइंट से जो कि यहाँ पर Q पॉइंट है, Q पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा करना होता है उस वेक्टर के ऊपर जिस पर आपने उसके प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, जो कि यहाँ पर v वेक्टर है। मैंने v वेक्टर के ऊपर एक प्रोजेक्शन ड्रा किया है, तो उस u वेक्टर से के एक इनिशियल पॉइंट से जहाँ पर परपेंडिकुलर गिरा है उस पॉइंट तक के एक वहाँ पर भी एक वेक्टर बन जाएगा जिसको हम पी आर का नाम देंगे। ठीक है, ये बेसिकली पी आर जो वेक्टर बनेगा जो कब बना, जब Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया पी एस लाइन के ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्शन बना U का ऑन टू V पर। इसकी नोटेशन जो है वो ये है, प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V। इसको हम लिखते ऐसे हैं। ठीक है, ये इसको लिखते ऐसे हैं और इसको पढ़ते ऐसे हैं कि प्रोजेक्शन ऑफ U ऑन टू V। तो नेक्स्ट है जी, इफ़ द एंगल बिटवीन u एंड v इज़ एक्यूट द प्रोजेक्शन हैज़ लेंथ। उसकी जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन की लेंथ ये होती है u मैग्नीट्यूड कोस ऑफ थीटा।
और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास होती है v ओवर v मैग्नीट्यूड, ठीक है। क्योंकि आपने u की प्रोजेक्शन लेनी है v वेक्टर के ऊपर, तो v के अलोंग ही इसकी आपने डायरेक्शन बतानी होती है। और इफ़ थीटा इज़ एब्ट्यूज, अब यहाँ पर ना एक है एक्यूट एंगल और एक है एब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल ऐसा एंगल होता है जिसकी वैल्यू 0 से 90 के दरमियान में रहती है, और एब्ट्यूज एंगल ऐसा होता है जिसकी वैल्यू 90 से 180 के दरमियान में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। अगर आपके पास इस तरह का वेक्टर आ जाता है u वेक्टर ये वाला, ठीक है। अब देखें ये ऐसा वेक्टर है, क्योंकि अगर हम ऐसे बनाएं तो ये 90 है, तो ये 90 से कम है, तो ये एब्ट्यूज एंगल की है। तो अगर हम यहाँ से बनाएं तो ये चीज़ हमारे पास 90 है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा एंगल यहाँ पर जा रहा है, तो ये एब्ट्यूज एंगल है। तो मैंने दोनों के लिए डायग्राम बनाई है, एक्यूट एंगल के लिए भी और एब्ट्यूज एंगल के लिए भी, ठीक है। तो अगर आप वो ये कहती है कि वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक एंगल जो है दो वेक्टर के दरमियान u और v के दरमियान वो एक्यूट है, तो फिर जो उसकी प्रोजेक्शन होगी, उसकी प्रोजेक्शन की जो लेंथ है, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v, वो प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v की जो लेंथ है वो u वेक्टर u मैग्नीट्यूड कोस थीटा एंड उसकी जो लेंथ आएगी वो v वेक्टर ओवर मैग्नीट्यूड के बराबर आएगी। और अगर थीटा एब्ट्यूज है, एब्ट्यूज एंगल है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, एंड उसका जो प्रोजेक्शन होगा हैज़ लेंथ, उसकी लेंथ होगी माइनस u मोड कोस थीटा, और जो उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस v ओवर v की मैग्नीट्यूड। तो दोनों केसेस में प्रोजेक्शन हमारे पास हमेशा यही आएगा, ये वाला। वहाँ पर तो वो दोनों पॉजिटिव हैं, यहाँ पर ये दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों की प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आनी है। तो प्रोजेक्शन दोनों केसेस में हमारे पास ये आएगा। प्रोजेक्शन क्या आएगा, प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v का जो जनरल फार्मूला है वो ये है, u मैग्नीट्यूड कोस थीटा इंटू v ओवर v मैग्नीट्यूड। अभी हम बात करके हटे थे ना कि एक वेक्टर अगर आपने फाइंड आउट करना है तो आप उसकी मैग्नीट्यूड को उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसकी जो यहाँ पर मैग्नीट्यूड है या लेंथ है वो u मैग्नीट्यूड कोस थीटा है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो v ओवर v मैग्नीट्यूड है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v आएगा, जो कि खुद भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास एक लास्ट पर एक फार्मूला बनेगा जो हम अक्सर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वही फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। तो u मैग्नीट्यूड कोस थीटा किसके बराबर है, u, अगर मैं यहाँ पर v मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो इससे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता, ठीक है। मैंने इसको कंप्लीट करने के लिए बस ऐसे किया है, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाली चीज़ है मेरे पास u मैग्नीट्यूड, ये जो ऊपर वाली चीज़ है मेरे पास, ये मेरे पास फार्मूला बन गया u डॉट v का, ठीक है। u डॉट v का फार्मूला बन गया डिवाइडेड बाय v मैग्नीट्यूड इंटू v ओवर v मैग्नीट्यूड, ये वैसे ही। तो नीचे क्या आ गया, v मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऊपर वाली चीज़ वैसे ही, और ये जो v वेक्टर है ये बाहर रह गया। तो ये मेरे पास प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v का फार्मूला आ गया, ठीक है। तो अब जब भी आपने प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v निकालना है तो आपने ये फार्मूला लगाना है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बतानी थी वो ये है कि द वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ u ऑनटू v इज़ अ वेक्टर, कि वेक्टर प्रोजेक्शन u की ऑनटू v पर ये अगेन आपको एक वेक्टर ही देगा, ठीक है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v इज़ द स्केलर, एक स्केलर कंपोनेंट है u का, क्योंकि आपके पास ना एक वेक्टर है, मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। ये मेरे पास एक वेक्टर है, ठीक है, जो कि u वेक्टर है। ये u वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट हैं, एक है uy और एक है ux। ux वाले कंपोनेंट को हम बोलते हैं u कोज ऑफ थीटा, ठीक है, u मैग्नीट्यूड कोज ऑफ थीटा। और जो y वाला कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं u मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा। ऐसे ही है, अगर ये यहाँ पर थीटा बना रहा है तो अगर ये यहाँ पर थीटा बना रहा है तो ये जो हमारे पास स्केलर कंपोनेंट है, अब ये जो है ना u का, ये वाली चीज़ जो है जो कि x एक्सिस के होंगे, इसका स्केलर कंपोनेंट है, ये इसका वेक्टर कंपोनेंट है। तो वो ये कह रहा है कि जो स्केलर कंपोनेंट है इन द डायरेक्शन ऑफ v वेक्टर, ठीक है, v वेक्टर की डायरेक्शन में जो स्केलर कंपोनेंट है वो हमें आंसर जो है वो स्केलर ही देता है।
अब आपने क्या लिखा यहाँ पर, आपने ये वाली जो चीज़ है ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये स्केलर कंपोनेंट है यू वेक्टर का। उसकी वैल्यू क्या निकलती है हमारे पास, अगर हम वही काम करें पीछे वाला, वी की मैग्नीट्यूड ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दी मैंने, तो मेरे पास आ गया ऊपर यू डॉट वी बन गया, नीचे वी मैग्नीट्यूड आ गई। तो ये जो मेरे पास चीज़ है ये लास्ट पर, ये बेसिकली क्या है, ये स्केलर कंपोनेंट है यू वेक्टर का इन द डायरेक्शन ऑफ वी, और इसको हम सिंपली बोल भी सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी। तो इसमें बहुत फ़र्क है कि प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी एंड प्रोजेक्शन ऑफ यू अलोंग वी। अलोंग वी का मतलब होता है इन द डायरेक्शन ऑफ, कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में है, वो था ऑन टू, उसका मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है। ठीक है, तो ये ज़रा आपने अपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। ये जो एक एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर हम देखते हैं फाइंड द, अब यहाँ पर वो हमें कह रहा है फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी। आपने u पर v की प्रोजेक्शन फाइंड आउट करनी है एंड द स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v। तो बच्चे आपने इसको बहुत ध्यान से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ना है कि वेक्टर प्रोजेक्शन का वर्ड जब आता है तो फिर आपने क्या फॉर्मूला लगाना है और कैसे सॉल्व करना है। स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v का मतलब आ जाता है, तो आपने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। या इसके अलावा वो आपको ये भी दे सकता है, इसकी जगह पर स्केलर कंपोनेंट ऑफ u इन द डायरेक्शन ऑफ v की जगह पर आपको दे सकता है द वेक्टर प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ u अलोंग v। तो ये दोनों का मतलब सेम है लेकिन इसका मतलब डिफरेंट है। यहाँ इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमेशा एक वेक्टर आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास हमेशा एक स्केलर आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी फाइंड आउट करना है। आपने ये फॉर्मूला लगाना है, आपके पास जो वेक्टर्स दिए गए थे उसको आपने सॉल्व करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखें अगर आप नोट करें तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन ऑफ यू ऑन टू वी है उसके लिए आपको एक वेक्टर ही मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये जो स्केलर कंपोनेंट है यू का इन द डायरेक्शन ऑफ वी, वहाँ पर आपको जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास एक -4/3 आंसर आता है जो कि एक स्केलर है। ठीक है, इसके अलावा एक डेफिनेशन है वर्क डन की। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या है, W इज़ इक्वल टू एफ डॉट डी, वेयर एफ इज़ अ फोर्स एंड डी इज़ अ डिस्प्लेसमेंट। तो इसको जब हम एक और डेफिनेशन में चेंज कर लेते हैं जो कि हमने पढ़ी है, एफ डी कोज ऑफ थीटा। ठीक है, ऐसे भी हम इसको करके सॉल्व कर सकते हैं। जब आप वर्क डन निकालेंगे तो आप उसके लिए ये फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो ये फार्मूलाज हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको बहुत अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा इनकी। और जो भी क्वेश्चंस आपने पूछने हों तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।